संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वो नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज मैं 14 तारीख के समाचार और 13 तारीख के समाचार, 2 दिन के समाचार आप मन के सामने लेकर के हाजिर हुए हूँ। जाना तो आज 15 तारीख है, लेकिन एक दिन लेट हो गया हूँ। पर समाचार जो है मिलत भी नहीं रही बहुत ज्यादा, तब खुद ले बना के देना तो मुश्किल रही। तो एक बाद जो समाचार आई से तेन ल सब ला एक जगह करे हैं और अब आप मन के सामने लेकर के हाजिर हैं। तो हिंदी में आते हैं, शुरू करते हैं। पहले समाचार पर आते हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड का राज्य में प्रवेश हुआ है। तो आप सब जैसा कि जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक तो हमारा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल है जो सीजी बोर्ड के नाम से जाना जाता है। उसके तहत आप अध्ययन कर ही रहे हैं, बहुत सारे छात्र होंगे भी उसके। फिर दूसरा एक है आईसीएससी बोर्ड, जिसको काफी सारे लोग वहां से भी, पर एक सीबीएसई बोर्ड होता है वो। तो 3 बोर्ड थे जो संचालित हो रहे थे। एक चौथे एजुकेशनल बोर्ड के तहत अब एंट्री हो रही है भारतीय शिक्षा बोर्ड की, यानी अब छात्र इसके तहत निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ करके भी शैक्षणिक डिग्री हासिल कर सकेंगे, यानी कि स्कूल की जो मान्यता है वो हासिल कर सकेंगे। कौन संचालित करेगा भारतीय शिक्षा बोर्ड को? तो ये पतंजलि संस्थान जो है, हाँ बाबा रामदेव वाला, वही वो संचालित करेगा। और इसमें 4 अगस्त 2022 को ये बोर्ड स्थापित हो चुका है, भारत सरकार द्वारा मान्यता भी मिल चुकी है इसको। संचालन तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही दिया। हमारे यहाँ काफी लोग इंटरेस्टेड भी हुए इस पे। ये वैदिक शिक्षाओं पर या जो भारत के पुरातन आदर्श है उसके आधार पर पाठ्यक्रम तैयार करता है। योग की शिक्षा, वेदों की शिक्षा इनके पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समाचार शेयर कर रहा हूँ। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में अभी 80 से ज्यादा स्कूल जो है वो इससे संबद्ध हो चुके हैं। सबसे ज्यादा रायपुर के स्कूल इससे संबद्ध हुए हैं। तो यदि आप अपने बच्चे को शुरुआत से भारतीय शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहते हैं तो आप इसका हिस्सा बना सकते हैं, वरना बाकी जो बोर्ड है वो तो संचालित हो ही रहे। तो इस तरह से ये चौथा बोर्ड होगा राज्य में जिसके माध्यम से बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित हो सकेगी, 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई। अगली न्यूज पर आते हैं और बात करते हैं तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बैंक खाते। तो आपको पता ही है कि तेंदु तोड़ने का जो उत्सव है, तेंदु तिहार, वो मनाया जा रहा है। और उसके बाद चरण पादुका वितरण योजना और तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो बीमा योजना है आदि, उसके लाभ दिए जाने हैं। प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके पास खुद का बैंक खाता नहीं था। और आप सब जानते हैं कि आजकल हर योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर चलती है। इसलिए लक्ष्य रखा गया है कि तेंदुपत्ता संग्राहक जो है उनके खाते खोले जाए। 70,000 नए खाते राज्य में खोले जाने सुनिश्चित किए गए हैं। क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि तेंदुपत्ता विक्रय राशि सीधे उनके खाते में जमा हो सके, बिचौलिया तंत्र को समाप्त किया जा सके, मध्यस्थ को हटाया जा सके और जो मुख्य संग्रह करता है वो और सरकार आपस में लेन देन कर सके। कितने तेंदुपत्ता संग्राहक हैं? अभी 50 लाख व्यक्ति जो है तेंदुपत्ता संग्रहण के कार्य में लगे हुए हैं। परिवारों की संख्या ऑफकोर्स इससे कम होगी, ये व्यक्तियों की संख्या है। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार का जो मुखिया है उसके नाम से खाते खोलना अनिवार्य बनाया जा रहा है ताकि उसके परिवार को राशि प्राप्त हो सके। अगली न्यूज पर आते हैं। राकेश पांडे की नियुक्ति की गई, किस पद पर? तो छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक साथ बहुत सारे पदों की नियुक्ति हो गई थी। जो जो पद संभालते जाएंगे मैं उन पदों के प्रमुख का नाम और उनकी जानकारी देता जाऊंगा। तो यहाँ राकेश पांडे की नियुक्ति, विभाग संभालेंगे छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड। एडीओ एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्योंकि खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड सिलेबस का हिस्सा है, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में हुआ ये। रमन सिंह जी मौजूद थे, विधानसभा अध्यक्ष हमारे। खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन 20 जुलाई 2001 को हुआ था। और जाहिर सी बात है, ग्रामीण स्तर पर जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग है उनका संचालन और खादी आधारित उद्योग जो है उनका संचालन भी ये संस्था करती है। राज्य में ग्रामीण स्तर पर ही है संचालन किया जाता है। अगली न्यूज पर आते हैं। वन विकास निगम के अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई है। यहाँ तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, ये वही प्रक्रिया है, नियुक्ति होना, सम्मान होना उनका। तो श्री राम सेवक पैकरा जी हैं जिनका नियुक्ति किया गया अभी रविवार की न्यूज में, 13 अप्रैल को पद संभाले। इंपॉर्टेंट नहीं है डेट, व्यक्ति का नाम इंपॉर्टेंट है। राम सेवक पैकरा क्या पद संभालेंगे? वन विकास निगम की अध्यक्षता करेंगे। विभाग के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जो एक आईएएस ऑफिसर होता है, ये पीसी पांडे हैं अभी। साथ ही याद ध्यान रखेंगे, वन विकास निगम भी हमारे यहाँ साल 2001 से कार्यरत है। मुख्यालय इसका रायपुर है। ऑफकोर्स वृक्षारोपण और वन संवर्धन जैसे कार्य, वन उत्पादकों को बेहतर अवसर देना या वन उत्पाद का बेहतर विपणन प्रबंधन आदि करना,
ये इस विभाग का कार्य है। ये भी आपके एडीओ के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। इन सारी छोटी छोटी चीजों पर जरूर गौर करेंगे। कौन अभी अध्यक्ष बना है, विभाग कब गठित हुआ है, कार्य क्या करता है, सारे के सारे क्वेश्चन एडीओ के लिए जरूरी है। तो राम सेवक पैकरा विभाग के एमडी है पीसी पांडे, 2001 से वन विकास निगम जो है संचालित हो रहा है। बात करते हैं अगली न्यूज पर, छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना अधिनियम 2017 नियम 2021। तो देखिए ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, ये आने वाले दिनों में किसी न किसी एग्जाम में हिस्सा बन सकता है। थोड़ा मैं सरल शब्दों में समझा देता हूँ। छत्तीसगढ़ में दुकान यदि स्थापना कर रहे हैं तो उसके लिए 2017 का एक्ट लागू होगा और दुकान संबंधी संचालन संबंधी नियमों के लिए नियम 2021 प्रतिस्थापित कर दिया गया है पुराने नियमों से। क्या होगा इन नियमों में, यदि आपके पास एक दुकान है और उसमें कम से कम 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय कार्य करते हैं, ऐसी स्थिति में आपको अपने दुकान का पंजीयन दोबारा कराना आवश्यक होगा। साथ ही साथ आप 24/7 यानी रात को भी अपनी दुकानों का संचालन कर सकने की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे पंजीयन के बाद ही। और क्या लाभ होगा, लाभ ये होगा कि महिला कर्मी यदि आप अपने यहाँ संचालित करते हैं, रखे हुए हैं, तो उन महिला कर्मियों को आप रात्रि में भी कार्य में नियोजित कर सकेंगे। ऑफकोर्स उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत जरूरी है, पर हाँ महिला एम्प्लॉय भी रात्रि कार्य में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगी। दुकान 24 घंटे तक खोली जा सकेगी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो दुकान के जो श्रमिक हैं उनका क्या फायदा होगा, उनको फायदा ये होगा कि उन्हें साप्ताहिक अवकाश तो दिया ही जाए, साथ ही 8 आकस्मिक अवकाश भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है साल भर के दौरान, और त्योहार पर मिलने वाली छुट्टी उनको भी प्राप्त हो सके, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके, न्यूनतम वेतन का ध्यान रखा जा सके, ये सब इस एक्ट में शामिल है। पर यदि आपकी दुकान सिंगल विंडो शॉप है, एकल व्यक्ति शॉप है, आपके केवल परिवार के लोग मिलकर के चलाते हैं, तो आपको अलग से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ यानी आपका पंजीयन शुल्क तो बचेगा ही बचेगा, साथ ही साथ आपको वो जो रात्रि संचालन है उसकी अनुमति नहीं मिल पाएगी, सिंगल विंडो शॉप है तो ये कुछ परिवर्तन है जो लागू हुए हैं। अधिनियम याद रखिएगा, स्थापना अधिनियम 2017 का है और नियम है 2021 का। साप्ताहिक अवकाश सहित 8 आकस्मिक अवकाश उन्हीं दुकानों पर जहां 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। अच्छा, कब से लागू हो गया है, तो अप्रैल 2025 से इसको संचालित किया जाएगा। फिर बात करते हैं, क्रिकेटर गौतम गंभीर छत्तीसगढ़ यात्रा पर आए थे, तो भारतीय टीम के पुरुष टीम के कोच भी है, तो उनको जान लेते हैं। क्रिक फेस्ट नाम का एक कैंप आयोजित किया गया रायपुर में और उसी का हिस्सा बनने के लिए गौतम गंभीर आए हुए थे। छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी वहां जुबिन शाह जो है वो भी मौजूद थे। और ये वैसे तो निजी क्षेत्र का है क्रिक फेस्ट, पर राज्य की खेल प्रतिभाओं को तराशने का कार्य करने के लिए एक कैंप आयोजित कर रहा है। आपको समर कैंप जैसा ही पर आयोजित कर रहा है। ये उसकी किट है जिसको लॉन्च करने के लिए बुलाया गया था गौतम गंभीर को। इस कैंप में क्रिकेट खेलने सीखने के लिए जो खिलाड़ी हैं वो वहाँ पहुँच सकेंगे। बड़े खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो रहे हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है इस कैंप में। जैसे एक बड़ा नाम है जॉन्टी रोड्स, अगर आप क्रिकेट की दुनिया से थोड़े भी वाकिफ हैं तो आप जॉन्टी रोड्स को तो जानते ही होंगे, फील्डिंग कोच, तो उनको भी यहाँ आमंत्रित किया जा रहा है। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ में क्रिटिकल मिनरल सेल का गठन, ये रहेगा बहुत बड़ा समाचार। क्रिटिकल मिनरल सेल जो है वो क्या काम करेगी, ऐसे दुर्लभ खनिज या अधिक गहराई में पाए जाने वाले खनिज, उनके दोहन को साथ ही साथ निजी क्षेत्र में उसकी नीलामी को आसान बनाने के लिए एक अलग सेल का गठन राज्य में किया जा रहा है, जिसका नाम होगा क्रिटिकल मिनरल सेल। ये क्रिटिकल और डीप सीडेड यानी गहराई पे मिलने वाले खनिज जो हैं उनकी खोज करना और उनकी नीलामी आदि प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कार्य करेगा। अब तक राज्य में 10 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक सफलतापूर्वक खोज करके नीलाम किए जा चुके हैं, जिसमें लिथियम वाला तो आपको पता ही है, साउथ माइकी वाला जो मैं आपको बताया ही था पहले। बाकी निकिल और क्रोमियम के लिए, ग्लूकोनाइट के लिए सोने के 3 ब्लॉक्स हैं जिसको नीलाम किया गया है और 2 ग्रेफाइट्स की ब्लॉक्स हैं। टोटल 10, एक लिथियम की, निकिल और क्रोमियम मिलाकर के 2, ग्लूकोनाइट की 2, 3 सोने की खदान और 1 ग्रेफाइट की। ये सब नीलाम हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है लिथियम वाली, तो उसको खास याद रखेंगे, घुचापाली जगह का नाम याद रखेंगे, कोरबा जिला याद रखेंगे। 31 अन्य परियोजनाओं पर भी अभी कार्य जारी है जिसमें ये हो सकेगा। तो यही कुछ समाचार थे जो इन 2 दिनों में मिल पाए। मैं कोशिश करूंगा कि आज और कल के और जो समाचार है उनको सबको समेटूं और आप तक उपलब्ध कराने का प्रयास करूं। मैं आपको बोला था कि एडीओ अगर आप तक सुन रहे हैं तो मैं एडीओ आधारित 2-3 आपको जरूरी टॉपिक आने वाले दिनों में डिस्कस करने वाला हूं, जो आपको किसी भी अभी मौजूद मार्केट की किताबों में उपलब्ध नहीं है या उसके डाटा जो है वो पुराना है, तो मैं अपडेट डाटा के साथ आपको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करूंगा। तो जुड़े रहिए,
और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने में सहायता करिए। ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।